निर्भया गणदुष्कर्म पर निर्भया सिना आखि बुझीदेला हेले पापी को दंड देवा जो चरम युद्धटी लड़ागला से निर्भया माँ कमान धरी आउ निर्भया माँ का सारथी साजिले सीमाजी आपड़ परिचय देवार आवश्यक नहीं आमर सौभाग्य मिली सहित आलोचना करने कथा सीमा जी वेलकम। क्या बोलेंगे कि 2021 में भी वुमेन एम्पावरमेंट की बात चल रही है, एनसीआरबी में हाईएस्ट रेप केस आ रही है, चाइल्ड अब्यूजमेंट आ रही है, हालात ऐसे क्यों हैं? देखिए 21st सेंचुरी की हम बात करें या उससे पहले के टाइम की बात करें तो जो पूरा हमारा सिस्टम जिस तरीके से इसका मेकिंग किया गया है, बनाया गया है, उसमें कुछ खामियां हैं और उन कमियों के वजह से, उन खामियों के वजह से ये सारे क्राइम्स हो रहे हैं। क्योंकि जिन लोगों ने ये सारा सिस्टम बनाया है वो रेगुलेट कर रहे हैं इसको और उस रेगुलेशन में वो अपने आप को सुपीरियर रख करके अदर जो कम्युनिटी की बात करें, अदर जो जेंडर की बात करें, हम अपने चाइल्ड्स की बात करें, बच्चों की, उनके अगेंस्ट वो क्राइम करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि 21st सेंचुरी में आज जब इतना डेवलपमेंट हो गया है और हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, सोशल मीडिया है या अदर जो प्लेटफॉर्म है, ट्विटर है, इन सब के माध्यम से कहीं ना कहीं चीज़ें बाहर निकल के आ रही है कि इस सोसाइटी में कुछ हिडन रूप से है जो एक पर्टिकुलर वर्ग के साथ, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो चाइल्ड से, उनके साथ गलत कर रहे हैं। इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है वो हम लोगों ने देखा मीटू कैंपेन में। जब मीटू कैंपेन हुआ तो जो फीमेल, सोचो कि 70 ईयर की ओल्ड लेडी भी बता रही है कि मेरे साथ बचपन में उस पर्सन ने मेरे साथ एब्यूज किया था, फिजिकल हमें हरास किया था। तो आप सोचिए कि इस सोसाइटी में हिडन क्या है, बहुत कुछ है। उस पर जब बात होना शुरू हुई तो बदलाव आएगा, लेकिन वो बदलाव टाइम लगेगा, आ रहा है। आज आप हमसे क्वेश्चन कर रही हैं और मैं आंसर कर रही हूँ, हम दोनों एक बेटी हैं, राइट? तो ये क्वेश्चन करने का अधिकार, अगर सोचिए 200 साल पहले क्या इतना था, क्या हम फ्री थे? तो मिसाल कायम किया है। जितना मुझे पता है उग्रपुर में आप पहली महिला रही हैं जिन्होंने 8वीं कक्षा से ज़्यादा पढ़ाई, ये सच है बात? बिल्कुल ये सच है और मुझे फख्र होता है कि हाँ, गूगल पर मेरे गांव का नाम नहीं है, विलेज का, मेरे गांव का नाम उग्रपुर है। उग्रपुर है, यस, उग्रपुर है, तो वहाँ से मैं आती हूँ। हाँ। लेकिन हाँ, अच्छी बात ये है कि आज मेरे गांव को लोग जान रहे हैं, तो मेरे गांव में मुझसे पहचान मिली है। लेकिन भारत की हर बेटी बहुत टैलेंटेड है। हाँ। वो, उसको अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसको प्रमोट किया जाएगा, उसको सपोर्ट किया जाएगा, तो डेफिनेटली वो सीमा से भी ज़्यादा आगे आएगी। पापा तृणमूल ग्राउंड लेवल पॉलिटिक्स में थे, इसीलिए यही वजह थी कि आपने पॉलिटिकल साइंस चुना, फिर मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म, फिर लॉयर, मतलब ये सब जर्नी। उगरपुर से सुप्रीम कोर्ट का सफ़र कैसा था? बहुत ही डिफ़िकल्ट था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी था। क्योंकि अगर वो स्ट्रगल मेरी लाइफ में नहीं होता तो शायद हम यहाँ नहीं होते। वो स्ट्रगल से हमने किसी भी हद तक जिस काम के लिए ठाना है, जिद की है, उसको पूरा किया है। क्योंकि मुझे ये पता है कि स्ट्रगल करके अगर हम हिम्मत हार के बैठ गए, अगर मेरे गांव में मना किया गया क्योंकि किसी बच्ची को नहीं भेजा गया, तो मैं भी उस सिस्टम को फॉलो करती, तो डेफिनेटली मैं 9th क्लास में भी स्टडी करने नहीं जाती। मैंने उसको ब्रेक किया। तो मेरी देश की बेटियों से भी मैं यही कहूँगी, या हमारे बेटों से भी, ये जो भी पर्सन है, कि जो एक सिस्टम बना हुआ है और आपको लगता है कि गलत है और वो सोसाइटी का लॉस नहीं कर रहा है, तो ज़रूर उसको ब्रेक कीजिए। 2013 से जब आप ट्रेनी थी, केस को आपने लिया था, तब से मार्च 2020 का, उस दिन का जो मार्च 2020, उस दिन जो आपको सुकून मिला, उसके बारे में मैं जानना चाहूँगी। वो जो सारे देश की बेटियों को सुकून मिला था, वो थोड़ा शेयर कीजिए। देखिए, जब निर्भया उन चारों की हैंगिंग हुई तो डेफिनेटली मुझे सुकून मिला, क्योंकि निर्भया के साथ केस फाइट करते करते मैं कब उनको ऐसे देखने लगी कि वो मेरी छोटी सिस्टर थी, मुझे खुद पता नहीं चला। हालांकि मैं उस दिन भी रोई थी जब 17 दिसंबर को ये पता चला कि एक बेटी के साथ इतनी बर्बरता की गई। तो और उसके बाद जो प्रोटेस्ट हुए, मैं निरंतर पार्लियामेंट पर जा रही थी, लेकिन मुझे अंदर से ये छटपटाहट थी कि इन लोगों को मैं फांसी कैसे दिलाऊं, हैंगिंग कैसे कराऊंगी। वो लड़ाई मेरी बहुत डिफिकल्ट थी। एज ए ट्रेनी आपने केस को लिया था तब? पहला मेरी लाइफ का ये पहला केस था। लेकिन हम IAS की प्रिपरेशन कर रहे थे, जिसमें हम इंटरनेशनल लॉ पढ़ते हैं। हमने लॉ की थॉरोली स्टडी मैंने लॉ की, कानून की हुई है। तो चैलेंजेज आए, लेकिन इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। आज की डेट में मैं बच्चों को भी कहूँगी कि जो लोग ये कहते हैं कि नहीं मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, तो इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर अवेलेबिलिटी
कैपेसिटी है नॉलेज की, आपके पास इंफॉर्मेशन है, तो वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन हो, कुछ भी हो, और लॉ की मैं जुडिशरी की भी तैयारी की, तो मेरा स्टडी बहुत अच्छा था। और स्पेशली जब निर्भया केस फाइट कर रही थी कि इन चारों का एग्जीक्यूशन कैसे हो, तो उस पर जितना भी केस लॉ था उसकी मैंने स्टडी की थी। एक और फीमेल को मैं सैल्यूट करती हूँ, डीसीपी छाया शर्मा, हाँ, जिन्होंने जो चार्जशीट फाइल की इन्वेस्टिगेशन करके बहुत रोल, यस, अहम भूमिका होता है, तो उसके लिए भी मेरे लिए आसान हो पाया, और फाइनली आप लोगों ने देखा। और उस दिन ज्योति को मैंने यही बोला कि आज मुझे आपके लिए सुकून मिला है, लेकिन ये लड़ाई अभी बहुत लंबी है। निर्भया ट्रस्ट के बारे में बोले, कैसे काम कर रहे हैं अभी, उसके जरिए कैसे, वो भी जानना चाहेंगे। देखिए, एक है निर्भया ज्योति ट्रस्ट, जिसकी मैं लीगल एडवाइज़र हूँ, और मेरा अपना खुद का ट्रस्ट है, वो है निर्भया समृद्धि ट्रस्ट, जिसमें मैं ऑल ओवर इंडिया में अपनी पूरी लीगल टीम बना करके, अभी कुछ राज्यों में मैंने बनाई है, इवन कहूँगी उत्तर प्रदेश में ही अभी मैं फोकस हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑल ओवर इंडिया से केसेस आते हैं। तो ये टीम जहाँ पर भी मैं अपनी बनाऊँगी, जैसे उड़ीसा में अगर मुझे बनानी है तो उड़ीसा में एक हेड होगा, और वो सारे डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज प्रेसिडेंट बनाएगा वो वहाँ पर लीड करेगा। अगर कोई क्राइम होता है उसकी रिपोर्टिंग होगी, उस परिवार को सपोर्ट किया जाएगा। स्कूल कॉलेज है, वहाँ तक मेरी टीम पहुँचेगी। उम्मीद कर सकते हैं कि आगे उड़ीसा में भी आपका। बिल्कुल, मैं उड़ीसा की ही बात कर रही हूँ। आपको पता होगा परिक जो केस चल रहा है नयगढ़ में। जी हाँ, मुझे पता है, मुझे बताया था किसी ने, तो उनके पेरेंट्स को भी मैंने कहा है, इंश्योर किया है। हाँ, प्रोसेस चलेगा, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, उनको भी जस्टिस मिलेगा। तो मेरे उड़ीसा के लिए भी मैं काम करूँगी, उड़ीसा के पीपल से मिलकर के मुझे रियली बहुत अच्छा लगा। आखिरी सवाल पूछने से पहले और एक बात जानना चाहूँगी, आपके पीछे जो सबसे, मुझे जितना पता है, सबसे बड़ा सपोर्ट रहा है आपके पति का, उनसे भी बात करना चाहेंगे। राकेश जी, वेलकम। कितना सपोर्ट था और कहाँ पे टूटी थी कभी? 8 साल की जो स्ट्रगल थी, जो फाइट चला, उसमें कहीं टूट गई थी? नहीं, कभी टूटते नहीं देखा। और इनका जो कमिटमेंट था निर्भया को जस्टिस दिलाने का, वो कमिटमेंट इनका हम लोग जब मिले थे उससे पहले से था। ऐसा नहीं था कि हमारे मिलने के बाद वो कमिटमेंट, वो आइडियोलॉजी, या जो भी आप जो इमोशंस या सेंटिमेंट देखती हैं, आप देख पा रही हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें इनका मतलब हमारे मिलने से पहले, या कहिए कि जब ये ड्यूरिंग द हाई स्कूल या ग्रेजुएशन कॉलेज में गएंगे उससे पहले से था। टूटते नहीं देखा। कुछ लोग थे इंटेलेक्चुअल्स हैं, कुछ लोग जो हमारे जुडिशरी में, उन लोगों का ओपिनियन था, एक आइडियोलॉजिकल स्टैंड था कि फांसी की सज़ा नहीं होनी चाहिए, और उन लोगों ने अपना प्रयास भी किया, जिस भी तरीके से ओपिनियन वो बना सकते थे मीडिया के थ्रू, उन्होंने बनाने की कोशिश की। हाँ, उस ड्यूरिंग द ट्रायल में जब इनको देखता था 2017 में देखता था कि ये जाती थी कोर्ट, और वहाँ पे अकेले जाती थी, कभी ब्रेकफास्ट नहीं किया, कभी लंच नहीं किया, इस तरीके से। और उस टाइम ये बहुत हेल्दी भी नहीं थी, तो वहाँ पे कुछ नहीं आता था, मतलब कोई मीडिया कुछ नहीं था, और ये मतलब अकेले इस केस को फाइट कर रही थी। फैमिली का सपोर्ट ज़्यादा चाहिए। मेरा रोल यही था कि चूँकि मैं एक एक्टिविस्ट हूँ, तो मैं उन सारी चीज़ों को समझता हूँ। तो वो जो सपोर्ट एक हो सकता है कि फाइनेंशियली मैं उस टाइम अर्न कर रहा था, तो वो सपोर्ट सीमा जी को मिला। और इमोशनली तो जाहिर सी बात है कि जब हम रिश्ते में हैं तो इमोशनली सपोर्ट मिलेगा ही। जब आप जो है स्त्री को अपने कंट्रोल में रखते हैं, या ये जो सोसाइटी का जो सेटअप है पूरा, तो जब आप किसी को आप कंट्रोल करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आप भी कंट्रोल होते हैं, उस सिस्टम से आप कंट्रोल होते हैं, आपकी भी फ्रीडम जाती है, आप भी बहुत कुछ लूज करते हैं, क्योंकि आप नेचुरल चीज़ों को यदि आपने अननेचुरल बनाया है, ठीक है, तो वो भी चीज़ें कहीं ना कहीं उसकी प्राइस आप ही पे करते हो। तो ऐसा नहीं है कि ये यदि हम बोलते हैं पितृसत्तात्मक परिवार है, तो उसकी कीमत ऐसा नहीं है कि एक पुरुष नहीं पे करता है। हाँ, उसकी कीमत एक पुरुष भी चुकाता है, क्योंकि हम जब रिश्ते नेचुरल नहीं होंगे तो उसकी कीमत पुरुष भी चुकाएंगे और स्त्री भी चुकाएंगे। तो सोशल एजुकेशन को आप कैसे देख रहे हैं, और फाइनली आप युवाओं को क्या कहेंगे? देखिए, युवाओं को हम यही कहेंगे कि जो हमारे युवा अगर क्राइम कर रहे हैं तो लाइफ उनकी भी स्पॉइल हो रही है, क्योंकि अगर वो किसी लड़की के साथ अब्यूज कर रहे हैं तो उनके अगेंस्ट भी FIR रजिस्टर्ड हो रही है, उनको जेल में जाना पड़ रहा है, उनके अगेंस्ट केसेस चल रहे हैं, उनके एजुकेशन, उनकी पढ़ाई बंद हो जा रही है, तो उनकी लाइफ अपनी खुद की स्पॉइल हो रही है। तो अपनी लाइफ को भी अच्छा बनाना है, कंट्री में कंट्रीब्यूट करना है, और फीमेल की भी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, क्योंकि नो डाउट सोसाइटी का पूरा स्ट्रक्चर ऐसा रहा है, और हमारा जो देश का यूथ है
वो प्रोग्रेसिव बन सकता है भी, टैलेंटेड है, लेकिन जिन लोगों ने उसको एक ट्रिप में लिया हुआ है, चाहे वो पॉलिटिकल पावरफुल लोग हों या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से सब फॉलोअर बन के, तो अगर वो देखेंगे कि मैं पर्टिकुलर इस पार्टी से हूँ तो अदर पार्टी के बिलोंग करने वाली फीमेल अगर कुछ लिख रही हैं तो वो ट्रोल करने लगते हैं। तो युवाओं से ये कहेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इलेक्शन लड़ने के लिए हैं, आपकी सोसाइटी को अपने तरीके से मोल्ड करने के लिए नहीं, उसमें आपका लॉस हो रहा है। तो ये उनको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा दोनों चीज़ों में। और फीमेल के साथ देखिए, कोई भी मेल पर्सन है उसके साथ फीमेल किसी ना किसी तरीके से कनेक्ट है, सिस्टर, मदर या सिस्टर इन लॉ या वाइफ या दोस्त, इन सारे फॉर्म में जब वो है तो उसी के साथ आप क्राइम होते हुए कैसे देख सकते हो या उसके साथ क्राइम कैसे करोगे। तो अगर हम अपनी बहन को, अपनी सिस्टर, अपनी वाइफ, सबको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो जिसके साथ आप क्राइम करें वो भी किसी और के घर की बेटी है। तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, आप क्राइम तो करो ही मत, लेकिन उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि अगर वो बाहर कहीं है और उसके साथ कोई क्राइम कर रहा है तो आप उसको प्रोटेक्ट करें, तो डेफिनेटली चेंज होगा।